नमस्कार, मैं हूं निरंजन। आप देख रहे हैं लोक समर्पण। हमारे बीच में भी हैं सीपीएम के जिला सचिव जनार्दन प्रसाद जी हैं। सर, आपसे सवाल है कि जो कृषि बिल था, देश के प्रधानमंत्री जी उन्होंने जो वादा किसानों से की है और वो उनको वापस भी लिया, फिर उसके बाद कल का जो प्रदर्शन रहा, आप लोगों ने नरेंद्र मोदी जी का पुतला दहन किया। क्यों, क्या कारण रहा पुतला दहन करने का? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि नरेंद्र मोदी ने जो साल भर आंदोलन 13 महीने चले किसानों का दिल्ली के अंदर, उसके अंदर तीनों कृषि बिल जो है उनको वापस करना पड़ा, है ना। लेकिन उसमें और भी उन्होंने वादा किया था, क्योंकि 4 मांग हम लोगों का था, किसानों का मांग था। उसमें था एमएसपी का दाम तय करके और जो उसको संवैधानिक कानूनी दर्जा देना। वो जो मिश्रा जी थे यूपी के, जिनके चलते 3-4 का उनके कार से मर्डर हुआ, उसको जो है गिरफ्तार करने, उसको सजा दिलाने। साथ ही साथ जो बिजली अधिनियम 2020 था, जो बहुत ही गलत नीति है, जिसके चलते बिजली का किसानों पर, मजदूरों पर या आम नागरिकों पर उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा, उसको वापस लेने का था। प्रधानमंत्री तो ये भी कहा कि 2022 तक किसानों की स्थिति बदलेगी। बिल्कुल, 2022 तो चला जा रहा है, हाँ, तो देश आने वाला है। क्या इतने दिन में देश के जो किसान हैं उनके हालात सुधरे या बिगड़े हैं? देखिए, 2022 में उन्होंने, यह सही आपने सवाल किया कि 2022 में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 2022 तक किसानों को हम आय दुगना कर देंगे। लेकिन आज सामने जो स्थिति आप देख रहे हैं किसानों का, है ना, उसके साथ जुड़े हुए जो मजदूरों का, जो भी वो भी मजदूर भी अब चौड़ा पट्टा कर करके खेती करते हैं, उन सारी चीजों का, जिनसों का दाम जितना बढ़ा है बाजार के अंदर, उसके हिसाब से किसानों का, मजदूरों का जो उपज होता है उसका दाम नहीं बढ़ा है। तो ये दुगना कहाँ से होगा? दुगना तो इन्होंने किया नहीं। 150 रुपया मूल्य बढ़ा दिया खरीदारी का, उससे कुछ होता नहीं। मैं एक उदाहरण देता हूँ, केरल के अंदर या और अन्य राज्य, कई राज्य हैं जहां पर जो है अभी 2700 रुपये क्विंटल जो है धान बिक रहा है, तो सरकार उसमें और देती है। लेकिन ये तो कुछ दे नहीं रहे, ये तो सिर्फ वो एमएसपी तय नहीं कर रहे हैं। इसीलिए किसानों, मजदूरों का हालत सुधारने का कोई नाम नहीं ले रहा है। और दुगना करने का उनका जो ऐलान था कि हम 22 में दुगना आमदनी करेंगे किसानों का, तो दुगना कहाँ हुआ, हाफ हो गया। सब चीज महंगाई बढ़ गया। आप देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय जो पैमाने पर जो डॉलर का चलता है, हमारा मुद्रास्फीति इतना हो गया कि आज $1 का कीमत 85-86 रुपया हुआ। तो महंगाई सबसे बढ़ा है। और नरेंद्र मोदी को तो सोचना हो, उनको तो जवाब देना होगा। वो चुनाव में मशगूल है, 100-200 सभा कर रहे हैं एक राज्य में प्रधानमंत्री होकर के, लेकिन उनको यह नहीं बुझाता है कि देश के किसान का क्या हालत है। इस पर कोई चर्चा नहीं करते हैं, क्योंकि देश का कृषि पर जो आय होगा कृषि से, उसी से इनका जो है आर्थिक व्यवस्था इनको ठीक किया जा सकता है। इस बात को आप समझ रहे हैं। हाँ। लेकिन हाल ही वर्तमान में बिहार में चुनाव हुई। हाँ। गोपालगंज और ये आपके बख्तियारपुर, ये इनका अनंत सिंह जी, फिर उसके में देखिए कि एक महागठबंधन के तरफ से फिर बीजेपी ने ही बाजी मारी। आखिर जनता किस रूप में देख रही है? देखिए, सवाल ये है कि एक जगह भाजपा जीत गई, लेकिन आप लोगों ने देखा, यह भी देखा कि मतों का कितना अंतर था। लेकिन निश्चित तौर से महागठबंधन ने जो है वहां जोर लगाया और भाजपा को वहां पर जीत तो मिली है, लेकिन मामूली वोट से जीत मिली है। जो करीब 40-45 हजार से जीती थी, वह मात्र 14-15 हजार पर निपट गई लगभग। उस पर जो है उसको जीतना पड़ा। तो निश्चित तौर से जो है यह हुआ है। और एक बात और मैं कह देता हूँ कि अभी जो ओवैसी का पार्टी है, वो ये कहते तो हैं कि हम जो है मुस्लिम के नेता हैं, एक हिंदू के नेता है एक तरफ मुस्लिम के नेता है। ये दोनों मिलकर जो काम कर रहे हैं, वो बी टीम इसको हम कहते हैं, भाजपा का बी टीम कहते हैं। कहने के हाँ, ये इसने भी वोट देश के महागठबंधन। अभी बीजेपी सरकार रहने का पिछला कारण है ओवैसी की पार्टी। हाँ, जो जहाँ जहाँ खड़ा करते हैं वहाँ जो है मुस्लिमों को वोट काटते हैं, और उसी के वजह से महागठबंधन, देखिए सेकुलर पार्टी का वोट घटता है। यह सब जो है अभी हो रहा है खेला, वो जो है मिला जुला करके भाजपा के पक्ष में ही जाता है। हम इसको इस रूप में देखते हैं और उसका नतीजा यही हुआ। तो इस तरह से आप दूसरी बात समझ कि जिस तरह से चिराग पासवान कह रहे थे कि हम बीजेपी को सहायता करेंगे, गोपालगंज भी देखे होंगे, आपके अनंत सिंह वहां भी देखेंगे। तो फिर इसके बाद इनके पार्टी बीजेपी के लोग कहा कि 35 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का। तो फिर चिराग पासवान कहाँ खड़ा है?
ओ तो चिराग पासवान को तो खुद सोचना पड़ेगा। पिछले चुनाव का अनुभव आपने देखा, बिहार विधानसभा का जो पिछला चुनाव हुआ उसमें उनका तो अनुभव जो है होना चाहिए था। इसके बाद भी चिराग जी को अब नींद नहीं खुलती है ना, वो भाजपा के पक्ष में खड़े होते हैं, है ना, और नीतीश जी को मदद करते, जबकि साथ ही है, दोनों लड़ रहे हैं, भाजपा जदयू, और इस तरह का रोल उन्होंने अदा किया, तो इनका तो इस्तेमाल किया गया भाजपा के द्वारा। ये समझते नहीं बात को, तो अब तो चिराग जी समझे भाई, उनको राजनीति करना है। हम उसको इस रूप में देखते हैं कि चिराग जी कहीं ना कहीं एक जो है एक सेकुलर टीम में ये लोग थे, लेकिन आज भाजपा की टीम में शामिल होकर के, और निश्चित तौर से जो सेकुलर लोग हैं, जो बहुसंख्यक लोग हैं, हरिजन, आदिवासी, बैकवर्ड, अति बैकवर्ड, सारे लोग जो 90 लोग हैं, उसके खिलाफ में इनका रोल जा रहा है। अब उसी का मतलब जो रामविलास पासवान जी के जो राह पर चिराग पासवान जाने चाह रहे थे, वो रामविलास पासवान का कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं, रामविलास पासवान देश के वैसे वंचित परिवार के वो नेता थे, वैसे लोगों के परिवार नेता थे। चिराग पासवान कहीं ना कहीं वो कटना नजर आ रहे हैं, और इसको कहीं ना कहीं बिहार की जनता को, देश की जनता को समझने की आवश्यकता है। बिल्कुल। धन्यवाद। मेरे साथ धनंजय प्रसाद जी थे, और वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए क्या हकीकत है जो चल रहा है।